अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये एग्जांपल 4.8 जो था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर इन वन रोल ऑफ डाई को डिस्कस किया था और ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि आगे जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं। हमारे पास एक सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसमें इन अ ग्रुप ऑफ 500 वुमेन्स हैं एक ग्रुप में, और उनमें से 120 हैव प्लेड गोल्फ एट लीस्ट वंस, और एक उनमें से एक 20 लोग हैं जिन्होंने गोल्फ खेला हुआ है। सपोज वन ऑफ दीज 500 वुमेन इज रैंडमली सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी हैज प्लेड अ गोल्फ एट लीस्ट वन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे 500 और C1, यानी कि जब हम लोग इसमें से एक को सिलेक्ट करेंगे तो 500 C1, यानी कि हम लोग सैंपल स्पेस यहाँ से बना लेंगे और ये एलिमेंट जो भी होंगे कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व कर लें, आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा। और 120 C1 जब हम करेंगे तो हम लोग ऐसे लोगों में से एक बंदा सेलेक्ट कर लेंगे जिन्होंने गोल्फ एटलीस्ट वंस खेला है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हम इसके रिजल्ट को इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यानी कि 120 C1 इज इक्वल टू 120, 500 C1 इज इक्वल टू 500 डिवाइड करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो कि 0.24 है। इसका मतलब है 500 लोगों में से अगर हम रैंडमली एक बंदा सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि 0.24 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि उसने गोल्फ एटलीस्ट वंस खेली होगी। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। सिंपल सा प्रॉब्लम था। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं प्रोबेबिलिटी की को फाइंड करने के लिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट होता है कि आप इवेंट के जो आउटकम्स हैं वो लिख लेते हैं और उसके बाद जो उसके इवेंट की जो आपके जो फ्रीक्वेंसी है ऑकरेंस की आप वो नोट कर लेते हैं। तो इस तरह के जो है वो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच इसको कहते हैं। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स एंड एन इवेंट a इज ऑब्जर्व्ड f टाइम्स, आपने कोई एक्सपेरिमेंट n टाइम परफॉर्म किया है और कोई इवेंट a है जिसको आपने f टाइम ऑब्जर्व किया है, देन अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट आपने उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी को टोटल जो आपकी एक्सपेरिमेंट के जो आउटपुट्स हैं या n टाइम्स जो रिपीट हुआ है उससे डिवाइड कर देना है। For example, 10 of the 500 randomly selected cars manufactured in a certain auto factory are found to be lemons. Assuming that the lemons are manufactured randomly, what is the probability that the next car manufactured at this auto factory is lemon? So ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 500 में से 10 है और इसका मतलब है वी आर गोइंग टू डिवाइड 10 बाय 500। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है वो 500 टाइम परफॉर्म हुआ है और लेमन की जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 10 आई है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपने 10 को डिवाइड कर देना है 5 से, यू विल गेट 0.2 एज एन आंसर। ये भी क्वेश्चन आसान था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था इसका भी। और इसी टेबल को अगर हम मॉडिफाई करके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच लिखें तो देखें आपके पास जो लेमन है वो 10 है और 10 बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 0.2 आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेम आंसर आया है। और जो लेमन के अलावा जो बाकी कार्स हैं समझ लें वो गुड हैं, तो 490 दैट इज 0.98। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर हम सम करते हैं तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये हमें बिल्कुल वैसे ही नॉलेज में है कि इसका रिजल्ट 1 आता है। फिर आ जाता है laws of large number. If an experiment is repeated again and again, the probability of an event obtained from the relative frequency approach, the actual or theoretical probability, ऐसी probability जो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच से हासिल की जाती है उसको एक्चुअल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम लोग कहते हैं। क्वाइट डेफिनेशन है हमारे पास। Ellison wants to determine the probability that a randomly selected family from the New York state owns a home. How can she determine this probability? तो ये probability फाइंड करने के लिए एलिसन को ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे हर फैमिली से, या तो उनके पास घर होगा या नहीं होगा। तो लेट्स हैव अ लुक टू सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। देयर आर टू आउटकम्स ऑफ रैंडम सेलेक्टेड फैमिली फ्रॉम द न्यूयॉर्क स्टेट। द फैमिली हैज होम, या उस फैमिली को होम नहीं होगा। These two events are not equally likely. Equally likely से मुराद होता है कि दोनों की probability सेम नहीं होगी, सेम चांस ऑफ occurrence नहीं होगा। Hence the classical probability rule cannot be applied. However, we can repeat this experiment again and again. Hence, we will use the relative frequency approach to the probability. Relative frequency approach से आप इसको solve कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास subjective probability. Subjective probability is assigned to an event based on subjective judgment, experience, information and belief. Subjective probability जो है वो बेसिकली आपकी एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी डेटा हमारे पास होता है उसकी बेस पे जो है वो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एट सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी।
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स, मार्जिनल, कंडीशनल एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सपोज all 100 employees of a company were asked whether they are in a favor and against of high salaries. CEOs of US company, table 4.3 gives two way classification of the responses of these 100 employees. तो ये टेबल आपको मिल रहा है, बेसिकली ये गिवन है टेबल, हम लोगों को एग्जांपल में ये टेबल मिला हुआ है और इसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। इन फेवर में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वी हैव 19, इस कॉलम को ऐड करेंगे, इस कॉलम को ऐड करेंगे, यू विल गेट 80 और इस कॉलम को ऐड करेंगे, यू विल गेट 100। टोटल मेल हमारे पास 60 है, टोटल फीमेल जो है हमारे पास 40 है। इस क्वेश्चन को बहुत से तरीकों से मॉडिफाई किया जा सकता है, बहुत से तरीकों से ये क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है। Marginal probability is the probability of a single event without considering of any other event. Marginal probability is also called simple probability. Marginal probability का मतलब ये है कि आप सिंगल इवेंट की probability फाइंड कर रहे हैं और किसी भी इवेंट को आप इन फोकस या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, सिंगल इवेंट की आप probability फाइंड करते हैं। इस तरह की probability को हम simple probability भी कह देते हैं। जिस तरह से हम लोग अगर probability of male फाइंड करें फेवर और अगेंस्ट में, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फाइंड करेंगे तो 0.60, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फाइंड करेंगे तो 0.40 और इन फेवर और मेल या फीमेल अगर आप फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 0.9 मिलेगा और इन अगेंस्ट मेल और फीमेल दोनों में से कोई, ऑल अगेंस्ट इसमें मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, 0.81। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे पढ़ते हैं, द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज टू बी डिटरमाइंड पी इन फेवर मेल, ये उसके फेवर में होगा, यानी कि मेल इन फेवर में और मेल हो। दिस इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, यानी कि ये हमने फाइंड करना होता है और ये वाला जो इवेंट है ये ऑलरेडी हो चुका होता है। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर एग्जांपल बी जो है वो मेल है, तो ये वाला इवेंट ऑलरेडी परफॉर्म हो जाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल ऑकर गिवन दैट एन अदर has already occurred. If A and B are two events, then the conditional probability A given B is written as A given that B and read as the probability of A given that B has already occurred. तो ये इसका मतलब ये है कि आपने probability of A फाइंड करनी है और B जो है वो already occurred होगा। Like example देख लें, compute the conditional probability P in favor male for the data on 100 implies given in table 4.4। अब हम लोगों ने इन फेवर हो और मेल हो, लेकिन जो टेबल ऑलरेडी हमें गिवन है उसमें से फाइंड करना है। अब ये उसमें मेल वाला कॉलम था और इन फेवर है और टोटल 60 है, तो वी जस्ट गोइंग टू फाइंड डिवाइड बाय 15 बाय 60 दैट इज 0.25। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कि मेल हो और फेवर में हो। तो इन फेवर वाली ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट्स हैं, तो हमने ये रिजल्ट्स इसके फाइंड कर लिए। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका ट्री डायग्राम भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ऑब्वियसली मेल 60/100, टोटल 60 100 हैं और 60 मेल हैं, 40 फीमेल्स हैं, आप यहाँ पे रख लें। और उसके बाद फेवर में मेल जो है वो 15 है, अगेंस्ट में मेल जो है वो 45 होंगे 60 में से। ऑब्वियसली जो फीमेल्स हैं वो 4/40 होंगी और ये 36/40, ये आपका ट्री डायग्राम है जो हम लोगों ने बनाना सीखा है। एक और क्वेश्चन है, फॉर द डेटा इन टेबल कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज अ फीमेल गिवन दैट दिस एम्प्लॉय इज इन अ फेवर ऑफ पेइंग हाई सैलरीज टू सीईओज। यहाँ पे दो, एक तो फीमेल एक आल, दोनों का कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले तो हम लोग आल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, यानी कि एक तो फेवर में हो और यहाँ पे फीमेल कितनी है 4 है और टोटल 19 है, तो इसका मतलब है 4/19 अगर आप करेंगे तो यू विल सिंपली गेट। ये क्वेश्चन देखें क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। रैंडमली सिलेक्टेड इज अ फीमेल गिवन दैट दिस एम्प्लॉय इज इन अ फेवर ऑफ पेइंग हाई सैलरीज। तो ये वो सारे हैं जो सारे इन फेवर हैं और ये फीमेल है, तो आप 4/19 को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। सो सिंपल, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है। इसका भी अगर आप वेन डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि द इवेंट हैज ऑकर्ड ऑलरेडी। 19/100 टोटल है, 81 अगेंस्ट होंगे, क्योंकि 19 फेवर में है तो 81 अगेंस्ट होंगे। 15 मेल है तो 4 फीमेल होंगी, 45 मेल अगेंस्ट हैं तो यहाँ पे 36 फीमेल अगेंस्ट होंगी। तो ये ऑब्वियस सिंपल सा एक ट्री डायग्राम है आपके पास, जो आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं।
उसके बाद आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन। इवेंट दैट ऑकर्स टुगेदर आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो एक साथ ऑकर हो यानी कि जिनमें इंटरसेक्शन पॉइंट हो, यानी कि उन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन हो, तो वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट्स जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं यानी कि जिनमें इंटरसेक्शन पॉइंट हो, वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर वन रोल ऑफ डाई, अगर आप एक डाई को रोल करें तो एक आपके पास इवेंट है जो इवन नंबर्स हैं और दूसरा इवेंट जो है वो आपके पास ऑड नंबर्स हैं। तो ऑब्वियसली ऑड नंबर अलग एग्जिस्ट करते हैं, इवन अलग करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान अगर सी इवेंट जो है उसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 है। तो अगर ये आप दो इवेंट एक साथ देखेंगे ए और बी, तो ऑब्वियसली ए और बी आपस में एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी कि ये दोनों एक साथ नहीं हो रहे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप सी और ए या बी को देखेंगे तो इनमें इंटरसेक्शन का एलिमेंट कोई ना कोई आ जाएगा, तो ये इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव इवेंट देखें जैसे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इनके दरमियान यहाँ पे इंटरसेक्शन कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये नॉन एक्सक्लूसिव कह सकते हैं या इंक्लूसिव इवेंट्स भी कह सकते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन एलिमेंट है। तो यहाँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी में काफ़ी दफ़ा यूज़ होता है और मज़ेदार भी होता है, अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट भी है। तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी कि दो इवेंट्स के दरमियान जो है वो दो इवेंट्स के दरमियान कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा और इंक्लूसिव के दरमियान जो है वो आपस में इंटरसेक्शन एलिमेंट्स होते हैं। जिस तरह से एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग टू इवेंट्स फॉर रैंडमली सिलेक्टेड एडल्ट्स, वाई इज द एडल्ट हैज शॉप्ड ऑन इंटरनेट एट लीस्ट वंस एंड एन इज द एडल्ट हैज नेवर शॉप्ड ऑन इंटरनेट। यानी कि दो तरह के इवेंट हैं, एक वाई है जिसमें कुछ एडल्ट्स हैं जिन्होंने इंटरनेट से शॉपिंग की है और दूसरा इवेंट जो है कुछ एडल्ट्स हैं जिन्होंने कभी भी शॉपिंग नहीं की। तो ऑब्वियसली जब हम दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन का कोई भी पॉइंट नहीं होगा, तो दोनों अलग अलग होंगे। एक तो वो है जो शॉपिंग करते हैं, दूसरे जो है वो शॉपिंग नहीं करते। तो ऑब्वियसली ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो अगर आप इनका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। उसके बाद हमें इंडिपेंडेंट टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मुराद ये होती है कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इन्फ्लुएंस ना करे। जैसे अगर हम कॉइन को टास्क करें तो हेड की प्रोबेबिलिटी टेल को इन्फ्लुएंस नहीं करती, टेल की प्रोबेबिलिटी हेड को इन्फ्लुएंस नहीं करती। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, यानी कि जिनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करे। तो ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। और आप इनको लिख सकते हैं, अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें जो अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है, क्योंकि बी जो है ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी। ये चीज याद रख लें। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करते। चलें, फॉर एग्जांपल रेफर टू द इंफॉर्मेशन ऑफ 100 इम्प्लाइज टेबल 4.4, जो सेक्शन जहाँ से हम लोग कंटिन्यू करें। आर इवेंट्स फीमेल एंड इन फेवर ए आर इंडिपेंडेंट। क्या इवेंट्स फीमेल और इन फेवर, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या डिपेंडेंट है? तो हम इनकी दोनों प्रॉपर्टीज फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले फीमेल की प्रॉपर्टी फाइंड कर लें। फीमेल की प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे तो टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास 100 है, फीमेल्स 40 है, तो 40/100.4 है। और जो है फीमेल एंड यहाँ पे क्या है देखें, इन फेवर, इनकी प्रॉपर्टी देख लें, फीमेल है और फेवर में है। तो फीमेल 4 हैं जो फेवर में है, टोटल फेवर में 19 थे। तो दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट हैं, तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती तो ये दोनों इवेंट्स क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन अब ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। अगला एग्जांपल देख लें। अ बॉक्स कंटेन टोटल 100 डीवीडीज, 100 डीवीडीज हैं एक बॉक्स में, दैट वर मैन्युफैक्चर्ड ऑन 2 मशीन्स, दो मशीन्स पे ये डिजाइन हुए। ऑफ देम 60 वर मैन्युफैक्चर्ड ऑन मशीन 1। ऑफ द टोटल डीवीडीज आर 15 डिफेक्टिव, ऑफ द 60 15 are defective. Of the 60 DVDs that were manufactured on machine 1, 9 are defective. Let D be the event that randomly selected DVD is defective and A be the event that the randomly selected DVD has manufactured on machine 1. Are the event D and A are independent? सबसे पहले तो हम टेबल सेट करेंगे क्योंकि हमारे पास दो मशीन्स हैं
और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव जो है वो 15 डिफेक्टिव है, 100 टोटल है तो 0.15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट मशीन ए, तो मशीन ए की आउटपुट 9 डिफेक्टिव है, टोटल 16, तो ये देखें दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। तो इसका मतलब है ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन दैट है, तो ये दोनों रिजल्ट सेम आ जाएंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट और डिपेंड वेरिएबल्स का। इस डेटा को अगर आप मैनिपुलेट करके रखेंगे तो मशीन 1 पे 9 आउटपुट थे, टोटल 15 थे, तो इसका मतलब 9 और 9 और 6 बी पे बनेंगे, 15 हो गए। 51 गुड, अगर 9 डिफेक्टिव है, 60 टोटल बनाए थे, 9 है तो 51 डिफेक्टिव वो गुड होंगे, 9 डिफेक्टिव यहाँ पे 64 34, और टोटल जो होगा इनका 85 होगा। और अगर आप इसको सम करेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, यहाँ पे आपको अगर सम करेंगे तो ये 15 मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिली है और उससे अपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को यूज कर लेते हैं। लाइक अगर ये ए है और इसका अगर आप वेन डायग्राम बनाए तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, आप बड़े आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को यूज करके प्रोबेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं। For example, in a group of 2000 taxpayer, 400 have been audited by the IRS at once. One taxpayer is randomly selected from this group. What are the two complementary events for this experiment and what are their probabilities? क्या इस पर complementary events बनेंगे? तो सबसे पहले तो probability of A जो है वो 4/2000 होगा, 400/2000.20। अगर इसका complementary event आप find करेंगे तो total 2000 थे, 400 यहाँ तो 1600। या तो आप ऐसा कर लें, या आप 1 में से 0.20 जो है वो ये प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दें 0.20, तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, जो कि इसके बराबर आ जाएगा 0.80 के बराबर। तो ये है आपके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम विद इन सेकेंड्स जो है ये प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यूज करके प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इन ए ग्रुप ऑफ 500 adults, 3500 are in a favor of stricter gun control law, 1200 are against such law, and 300 have no opinion. One adult is randomly selected from this group. Let A be the event that this adult is in a favor of stricter gun control laws. What is the complementary event of A? What are the probabilities of these two events? Complementary event भी find करने हैं और उनकी probabilities भी find करनी है। बहुत simple है, फिर से तो टोटल 5000 और 3500 है, डिवाइड करेंगे तो 0.70, 1 में से 0.70 को माइनस करेंगे, यू विल गेट 30 एज अ रिजल्ट। या आप 3500 है, 5000 में से 3500 गए, बाकी बचे 1500, 1500 को डिवाइड कर दें 5000 के साथ, यू विल गेट 0.30। तो ये प्रॉब्लम भी बड़ा सिंपल और आसान था आपका, जहाँ पे ए जो है हमारा ओरिजिनल इवेंट है, ए बार जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, यानी कि जो ए जो है वो हमारा एक सिंपल इवेंट है और ए बार जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। वेन डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर इंटरसेक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, एक बार याद रख लेंगे, प्रोबेबिलिटी में जब भी आपके पास एंड आता है तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन और आर मतलब यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इस तरह से शो की जाती है, ए एंड बी आपके यहाँ पे इंटरसेक्शन में एलिमेंट होंगे, और द प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स इज कॉल्ड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज रिटन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, आप इसको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी भी कह लेते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू ए गिवन दैट बी। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी, ये आपका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। टेबल गिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी गिवन बाय जेंडर, ये आपको एक टेबल मिला हुआ है, और इस वन ऑफ द एम्प्लॉय सिलेक्टेड एट रैंडम फॉर द मेंबरशिप एट द एम्प्लॉय मैनेजमेंट कमेटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एम्प्लॉय इज फीमेल एंड कॉलेज ग्रेजुएट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फीमेल हो और कॉलेज ग्रेजुएट हो। तो टोटल कॉलेज ग्रेजुएट आपके पास ये है 4, और दूसरा जो है वो आपके पास तो हम यहाँ दे
ये वाला प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें क्या था, हमने एक एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, फीमेल भी हो, पहले तो वो एम्प्लॉय फीमेल हो। तो फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, टोटल फीमेल यानी कि 4/30, यानी कि टोटल जो है वो हमारे पास फीमेल जो है वो 13 है और टोटल जो कितने हैं वो 40 हैं। तो इसमें से फीमेल की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। एंड कॉलेज ग्रेजुएट, और कॉलेज ग्रेजुएट की भी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से निकाल लेंगे इसमें से। यहाँ पे देखिए आपके पास दो डेटा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको दो डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं। कॉलेज ग्रेजुएट जो है वो ये है 11 है और टोटल ये 40 है एक, और दूसरा 7 मेल है और फीमेल है यहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए फीमेल एंड कॉलेज ग्रेजुएट। तो देखें सबसे पहले आप जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड कॉलेज ग्रेजुएट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल, सबसे पहले आपके पास जो फीमेल्स हैं वो 13 हैं और फीमेल जो है वो आपके पास यहाँ पे 13 है, यहाँ देखिए आप गौर से, और टोटल जो है वो 40 है, इसलिए यहाँ से फीमेल निकल आएंगे आपके। ये देखें 13/40 और फीमेल निकल आए। उसके बाद ग्रेजुएट हो और फीमेल हो, तो ये देखिए ये ग्रेजुएट है और ये टोटल फीमेल्स हैं। तो 4/13, तो दोनों को आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 0.10। तो ये आप सिंपली आपका प्रॉब्लम का सलूशन था। इंटरसेक्शन पॉइंट आप अगर बनाना चाहें तो 4 दोनों में एज ए इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर आप बनाना चाहें वेन डायग्राम तो आप बना सकते हैं, वरना मैं इस वेन डायग्राम में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, आप अगर चाहें तो बना सकते हैं। और ट्री डायग्राम आपने ज़रूर देखने हैं, इनके ट्री डायग्राम आपने बनाने चाहें तो आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। ये देखें आप इसको, मेल और फीमेल, डेफिनेटली 13 मेल हैं तो 27 को 40 में से फीमेल होंगे, आगे इसको मल्टीप्लाई करते जाएँ। ग्रेजुएट होगा मेल होगा, नॉट ग्रेजुएट मेल होगा, और ग्रेजुएट फीमेल, नॉट ग्रेजुएट फीमेल, ये सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो टेबल में अवेलेबल है। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने इनको रख के और सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद है जी एक बॉक्स कंटेन्स 20 DVDs of which are defective if 2 DVDs are selected at random without replacement from the books, what is the probability that both are defective। तो ये अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे, आज के लिए यहाँ तक इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। अब अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।